नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भंभू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी जो सेकंड ग्रेड जो कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, जिसके अंदर आज हम मेजर टेस्ट 2 है वो करने वाले हैं। तो इससे पहले के जो टेस्ट हैं 8 माइनर टेस्ट, एक मेजर टेस्ट है वो हो चुका है। वो आपको अगर देखना है तो यहाँ कोने में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और आज हम मेजर टेस्ट 2 है वो करने वाले हैं। तो जो लोग सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो है वो कंप्लीट ज़रूर देखें। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग हैं वो वीडियो को लाइक है वो ज़रूर करें। और जो लोग नए हैं वो भी लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इच्छा हो तो। ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता मैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे आइडिया रहेगा भी इतने लोग हैं वो कंटिन्यू है वो वीडियो है वो देख रहे हैं और ढंग से तैयारी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो है उसके ऊपर लगभग 2000 लोग देख चुके हैं और लाइक लगभग 100 के करीब पहुंचने वाले हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक एग्जैक्ट तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने लोगों ने लाइक किया है, लेकिन 100 पहुंचने वाले हैं। तो आप एवरेज देख सकते हैं कि 2000 लोग वीडियो देखते हैं, जिसमें से 100 ही लोग लाइक कर रहे हैं। तो लाइक कर दीजिए। और जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें से 65% से ऊपर हैं वो लेडीज ही हैं। फीमेल इस उसके अंदर लिखा हुआ शो होता है कि मेल देख रहे हैं या फीमेल, तो ज़्यादातर लड़कियां ही देखने वाली हैं। तो आप लोग हैं वो लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, भी आपको टेस्ट कंटिन्यू देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक का मुख्य विषय क्या था। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, योजना का हिस्सा बने, एक और दुनिया संभव है और पूंजीवाद और स्वतंत्रता। तो वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक का जो मुख्य विषय है वो है एक और दुनिया संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गेट, विश्व व्यापार संघ। तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, विश्व बैंक भी है, गेट भी है और विश्व व्यापार संगठन भी है, यानी 1 2 3 4 सभी है। मालथस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है अंकगणितीय दर से, ज्यामितीय दर से, साधारण दर से, बिना किसी प्रारूप के। तो मालथस के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ज्यामितीय दर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से विश्व का शीर्ष उत्प्रवासी देश है। 1 नंबर भारत, 2 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 नंबर मैक्सिको, 4 नंबर है जर्मनी। तो विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का शीर्ष उत्प्रवासी देश है वो है भारत। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित घास के मैदान और अवस्थिति में असुमिलित युग्म है। असुमिलित हमें देखना है। कंपास ब्राजील, ये सही है। लानोस अर्जेंटीना, ये सही नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। सवाना अफ्रीका, ये सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो यूरोप का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, अफ्रीका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से कम है। तो हमें इसके अंदर से बताना है, तो इसके अंदर होगा आंसर केवल 2 व 3 ही सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित प्रमुख नदी और सहायक नदी में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओरिनिका, रियो केरोनी, कोलंबिया, मिकांग, मिसिसिपी, अरकान्स, अमेजन, मडेइरा। तो प्रमुख नदी और सहायक नदी सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा कोलंबिया, मेकोंग जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिणी फ्रांस व स्विट्जरलैंड तक है। माउंट ब्लॉक अल्पास पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें से हमें सत्य कथन है वो देखने हैं। तो इसके अंदर कथन 1 व 2 दोनों है वो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। तो तकला, माकन मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल,
कराकुम मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। तो इसमें पूछा है एक शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनोरन मरुस्थल है वो, शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आता है कि पचपदरा, सांवरल, कपरान खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? शेखावाटी बेसिन, लूणी जवाई बेसिन, माही बेसिन और घग्गर बेसिन। इसका आंसर हो जाएगा लूणी जवाई बेसिन। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है वो कौन सा है? उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है, बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जरगा है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, परवेरिया तथा सूराघाट दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर कि परवेरिया तथा सूराघाट दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है, ये असत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? ऋषिकेश तथा बानगढ़, मारायजी तथा बेराठ, बोराट पठार तथा रोजा बाकर, पोतवार पठार तथा ऋषभदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश तथा बानगढ़। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जनवरी माह में निम्न में से कौन सा जिला युग्म 6 डिग्री से कम तापमान रखता है? हनुमानगढ़ व गंगानगर, बारां व बूंदी, सवाईमाधोपुर व करौली, बाड़मेर व जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ व गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। एक साइड दे रखा है जलवायु प्रदेश और दूसरी साइड दे रखे हैं जिले, तो इनको हमें सम्मिलित करना है। AW जो है ये बांसवाड़ा में हो जाएगा, BWSW है ये गंगानगर हो जाएगा, BSHW है ये बाड़मेर हो जाएगा, CWG है ये अलवर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 60 सेमी समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? जयपुर से, सवाईमाधोपुर से, राजसमंद से, अजमेर से। तो 60 सेमी समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर। नेक्स्ट आता है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सी नदी को ये इंगित करते हैं? स्थानीय भाषा में इस नदी के तल को नाली कहते हैं, तो नाली है वो घग्गर को कहते हैं। इस नदी को मृत नदी कहते हैं, तो ये भी घग्गर को ही कहते हैं। तो इसका आंसर है वो घग्गर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख नदी और सहायक नदी में कौन सा असुमिलित है? पार्वती की सहायक नदी है वो अहेली है, काली सिंध की है वो परवन है, माही की है वो मोरेन है, और लूणी की जो है वो इसके अंदर सारनी दे रखी है, तो ये है असुमिलित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिला और नदियां हैं वो हमें दे रखी है, तो ये हमें देखना है। तो उदयपुर है ये हो जाएगा वाकल और तथा साबरमती, प्रतापगढ़ है ये ईरू हो जाएगा, भरतपुर है ये गंभीरी और पार्वती हो जाएगा, जयपुर है वो मोरेल और ढूंढ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2024 कब जारी की गई थी? 17 सितंबर, 4 दिसंबर, 15 फरवरी और 11 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। नेक्स्ट आता है कि ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां में, नागौर में, अजमेर में और जोधपुर में। तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान का है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि उद्योग और अवस्थिति में एक है वो सम्मिलित नहीं है। टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री जयपुर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स किशनगढ़ ये नहीं होगा, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुरा ये सही है। तो सम्मिलित नहीं है वो पूछा है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? 4B के अंदर आदर दक्षिणी मैदान, 4A के अंदर उप आदर दक्षिणी मैदान, 3rd B के अंदर बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान, 3rd A के अंदर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो इसके अंदर हो जाएगा 3rd A अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। नेक्स्ट आता है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुआई क्षेत्र है? 26.92%, 38.18%, 46.90%, 53.10%। तो इसका आंसर हो जाएगा 53.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उद्यानिकी फसल और संबंधित स्थल में से असुमेलित युग्म है। तो सब्जी फसल उत्कृष्टता के अंदर बूंदी, खजूर उत्कृष्टता के अंदर नांता कोटा, आम उत्कृष्टता के अंदर खेमरी धौलपुर, अनार उत्कृष्टता के अंदर बस्सी जयपुर। तो इसके अंदर हमें असुमेलित पूछा है, तो ये है जो खजूर उत्कृष्टता के अंदर नांता कोटा है, ये असुमेलित है। नेक्स्ट आता है कि खेर वन क्षेत्र पाया जाता है सवाईमाधोपुर, कोटा व चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर, उदयपुर व सिरोही में, पाली, अजमेर, जयपुर में, उदयपुर, पाली व राजसमंद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर, कोटा व चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आता है कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र का विस्तार है 16,548 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 10,841 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 27,389 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है अजमेर में, करौली में, प्रतापगढ़ में और बारां में। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बकरी प्रजनन व चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है चांदन जैसलमेर के अंदर, रामसर अजमेर के अंदर, जोहड़वीड़ बीकानेर के अंदर, वरुण गांव नागौर के अंदर। तो बकरी प्रजनन व चारा अनुसंधान केंद्र जो है वो रामसर अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इन कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो इसका है ऑप्शन नंबर A व B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशुधन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं है? ऊंट में, गधे में और बकरियों में। तो इन तीनों में है वो राजस्थान का प्रथम स्थान है, और भैंस है इसके अंदर प्रथम स्थान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से ऊंट की नस्ल और संबंधित क्षेत्र में से असुमेलित युग्म है वो हमें देखना है। केरूपाल है वो बीकानेर व चूरू में, ये सही है। नाचना जैसलमेर में, ये सही है। गोमट है ये फलोदी के अंदर है, सही है। कच्छी है ये गंगानगर व हनुमानगढ़, ये गलत है। तो असुमेलित युग्म पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित राजस्थान में संख्या के आधार पर जनजातियों का व्यवस्थित अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है कि घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ का मतलब है कि सबसे पहले बढ़ता हुआ। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो जनजाति है वो है मीणा। इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम डायरेक्ट मीणा पे चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है ऐसे ही हमारा सही है वो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन कंप्लीट हमें आता हो, थोड़ा सा भी आता हो तब भी काम है वो चल जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रथा और रस्म संबंधी जनजाति में से असुमेलित युग्म है। कुकड़ी है वो सांसी जनजाति की है। दापा है ये भील जाति की है, ये भी सही है। मोरनी मानना ये मीणा की है, ये सही है। कांदिया है ये सहरिया की, ये सही नहीं है। असुमेलित पूछा है, तो इसका हमें 4 नंबर आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं
यानी राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंग अनुपात वाले, अधिकतम व न्यूनतम। नागौर और बीकानेर, टोंक और जैसलमेर, बीकानेर और धौलपुर, नागौर और धौलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले 85% से अधिक पुरुष साक्षरता दर्ज है वो की गई है? सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में और कोटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और कोटा। इन चारों के अंदर ही 2011 की जनगणना के अनुसार 85% से अधिक पुरुष है वो साक्षरता है वो दर्ज है वो की गई। यहाँ तक पहुंचे हैं तो लाइक है वो जरूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ तक पहुंचे हैं तो लाइक है वो जरूर कर दें। और जैसे ही ये सेकंड ग्रेड होती है उसके बाद में भी हम टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चन है वो जरूर लेंगे। और अगर कलाम अकेडमी की टेस्ट सीरीज फिर से होती है और अवेलेबल हो पाई तो हम फिर से भी नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए भी अवेलेबल है वो आपको करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट है कि रणकपुर तथा आबू निम्न में से किस पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है? रणकपुर और जो आबू है वो किस पर्यटन स्थल में सम्मिलित है? मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट में, गोडवाड़ सर्किट में, मेवाड़ सर्किट में और वागड़ सर्किट में। तो ये हो जाएगा गोडवाड़ सर्किट में। निम्नलिखित में से पर्यटन केंद्र अवस्थित में से असुमिलित युगम है? पांडुपोल अलवर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, मीठे शाह की दरगाह नागौर, बाला किला अलवर। तो इसमें से हमें असुमिलित पूछा है तो ये हो जाएगा मीठे शाह की दरगाह नागौर असुमिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 की सैन्य जनरल अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? राधिका सेन, नीरू चड्ढा, प्रीति शरण और विदिशा मेत्रा। इसका आंसर हो जाएगा राधिका सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार घोषणा में सभी पुरुषों को समान बनाया गया में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? विजय लक्ष्मी दंडित, चंद्रिका प्रसाद, हंसा मेहता और लक्ष्मी मेनन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हंसा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को व्हाइट हेलमेट के नाम से जाना जाता है। 24-25 फरवरी 2025 को वैश्विक दक्षिण महिला शांति सम्मेलन का आयोजन CUNP के नई दिल्ली के अंदर हुआ था। तो इसका जो है वो केवल कथन बी है वो सत्य है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने गोलान हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन अभियान UNDOF में अपना योगदान देना प्रारंभ किया है? 2006 में, 2007 में, 2004 में, 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापक वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता का कौन सा स्तर है वो कहा गया है? नैतिकता का रूढ़िगत स्तर, नैतिकता का पश्च रूढ़िगत स्तर, नैतिकता का पूर्व रूढ़िगत स्तर, नैतिकता का गैर रूढ़िगत स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है? तो मैं डायरेक्ट है आपको इनका सही बता देता हूं कि जो सबसे पहली होती है वो होती है अवधान, उसके बाद में होती है धारण, उसके बाद में होती है पुनरुत्पादन, लास्ट में होती है अभिप्रेरणा। अवधान तो अवधान 1, 2 और 3 में है, धारण है वो 1 और 2 में है, पुनरुत्पादन है वो इसमें है।
तो यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजन प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है द्वंद्व समाधानकारी, संगठनकर्ता, समायोजक, आत्म सातकारी या स्वांगीकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजक। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि दोबारा कि पियाजे के अनुसार समायोजन की जो प्रक्रिया है, एक व्यक्ति एक समायोजन प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ है वो लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है, तो वह कहलाता है समायोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। एक नंबर है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, बी नंबर है कि काल्पनिक दर्शक, सी है व्यक्तिगत कथा और डी है वस्तु स्थायित्व। तो सही कूट का हमें इसके अंदर चयन है वो करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एवं सी। नेक्स्ट है कि किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। किशोरावस्था, लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है। किशोरावस्था में वे समय ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है। लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें हमें पूछा है सही कथन नहीं है। तो इसका मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ए और बी है। तो इसका आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है। यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। इसका आंसर हो जाएगा मानसिक विन्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है। कक्षा चर्चाओं का प्रबंधन कैसे करें, शिक्षण शास्त्र में विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, हितधारकों के साथ उत्तरदायित्व को संबोधित करना। तो इसके अंदर दुविधा पूछी है। तो इसका आंसर कलाम अकेडमी ने 2 नंबर माना है कि शिक्षण शास्त्र ने विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। नेक्स्ट है कि ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है। छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित करना, माता पिता संरक्षक के साथ अधिकार पर बातचीत करना, सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसका जो आंसर है वो 1 नंबर है। नेक्स्ट है कि सीखने का परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। सीखना एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है। सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है। परिपक्वता जानबूझकर किए गए अभ्यास पर आधारित है। सीखना पर्यावरण से स्वतंत्र है। तो इसके अंदर पूछा है कि सीखना का परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है कि सीखना बाहरी अनुभव आवश्यक है। सीखने के लिए बाहरी अनुभव है वो आवश्यक है, जबकि परिपक्वता है वो आनुवंशिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों में से कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भली भांति परिभाषित करता है। 1 नंबर ऑप्शन है तत्परता का नियम, 2 नंबर है अभ्यास का नियम, 3 नंबर है संतोष का नियम,
और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, संतोष का नियम। नेक्स्ट है कि असुमेलित को छांटिए। लघु मंडल, घर, बाह्य मंडल, स्थानांतरण, घटना मंडल, मित्र, वृहत मंडल, त्योहार। तो इसमें से हमें असुमेलित छांटना है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, घटना मंडल, मित्र। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं तभी पहुँचे होंगे। तो आप लोग है वो वीडियो है वो कंप्लीट जरूर देखें, जितने भी टेस्ट हैं वो दें, ताकि अगर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट भर्ती आपके सामने तैयार है, तो उससे आपको क्वेश्चनों का आइडिया लगता रहेगा भी हमारी तैयारी कैसी है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। कई बार होते हैं कई टॉपिक जो अपने सामने भी नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं होता भी ये टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, उनके भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान है वो रखना। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य नहीं है। आनंदमयी, कैरियर की तैयारी, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को निभाता है, अपनी उम्र के लोगों में रहना, विपरीत लिंग से परिपक्वतापूर्ण व्यवहार करना। तो इसने पूछा विकासात्मक कार्य नहीं है तो अपनी उम्र के लोगों में रहना। नेक्स्ट है कि एक किशोर अपने चेहरे के मुहासों के कारण चिंतित है कि सब पार्टी में उसके मुहासे देखकर क्या सोचेंगे। यह काल्पनिक स्त्रोता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना है, व्यक्तिगम दंतकथा, अपराजयता। मुहासे देखकर क्या सोचेंगे, तो ये काल्पनिक श्रोता के रूप में है वो सोच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का एक सिद्धांत जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सीखा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, आगे काम ही आता है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन वो है कि सामान्य से विशिष्ट, संचयी प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत, बहुउद्देशीय बहुआयामी प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा संचयी प्रक्रिया। किशोरावस्था को नया जन्म किसने कहा है, यानी किशोरावस्था है उसको नया जन्म किसने कहा है? हरलोक ने, स्टेनले हॉल ने, क्रो व क्रो ने और पील ने। तो किशोरावस्था को जो नया जन्म कहा है वो स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है कि पियाजे का हाइडिंग द ऑब्जेक्ट प्रयोग संबंधित है वस्तु स्थायित्व से, अहम केंद्रवाद से, जीववाद से और संरक्षण से। तो ये किससे है? ये वस्तु स्थायित्व से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्रोध असुमेलित हमें छांटना है। क्रोध है वो 6 माह में आता है, ईर्ष्या है वो 12 माह में आती है, आनंद है वो 3 माह में आता है, हर्ष है वो 24 माह में आता है। तो इसमें से हमें असुमेलित देखना है, तो ये होगा ईर्ष्या है वो 12 माह में आती है, ये ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सामाजिक विकास के संबंध में असत्य कथन है, यानी सामाजिक विकास के रिलेटेड असत्य कथन है वो हमें बताने हैं। सामाजिकरण घर से आरंभ होता है, यह संवेगात्मक विकास का अनुयायी है। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर समाप्त हो जाता है। सामाजिकरण की दूसरी इकाई विद्यालय है। तो असत्य कथन पूछा है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, सामाजिक विकास किशोरावस्था पर समाप्त हो जाता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पर के पीता है, यह घटना किस अधिगम सिद्धांत को उल्लेखित करती है? अनुबंधन को, प्रयास व त्रुटि को, सूझ व अंतर्दृष्टि को, चिन्ह अधिगम को। तो जो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यह अनुबंधन की घटना का उल्लेख है ये करती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन की भूमिका को नकारता है? हल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, गुथरी का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। जो पुनर्बलन की जो भूमिका है उसको जो नकारता है वो है गुथरी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के संबंध में असत्य है। ई प्रिंटिंग अधिगम नहीं है, अनुभव के कारण आया परिवर्तन अधिगम है, अधिगम में पुरानी सूचनाओं स्कीमाओं को सुधारा जा सकता है, लड़के गणित जैसे विषय का अधिगम बेहतर कर सकते हैं और लड़कियां साहित्य जैसे विषय का। तो इसके अंदर हमें असत्य पूछा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेने के सोपानकी में संज्ञानवादी धारा का निम्नतम चरण है।
विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या, समाधान। तो इसके अंदर जो निम्नतम चरण है वो है विभेदन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है। केवल शिक्षार्थी, केवल अध्यापक, शिक्षण परिस्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है असम्मिलित बताना है। विल्हेम वुंट प्रकार्यवाद, मेस्लो मानवतावाद, मैकडूगल प्रेरकीयवाद, वुडवर्थ व्यवहारवाद। तो इसके अंदर हमें असम्मिलित बताना है। तो इसका होगा विल्हेम वुंट प्रकार्यवाद, ये असम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का वह सिद्धांत जो मध्यवर्ती चरों को उपयोगी मानता है किसने दिया है? हल ने, टोलमैन ने, स्किनर ने और पावलोव ने। तो ये जो सिद्धांत दिया है ये टोलमैन ने दिया है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण का अग्रिम संगठक मॉडल किसने दिया है? यानी शिक्षण का अग्रिम संगठक जो मॉडल किसने दिया है? आशुबेल ने, जॉन डीवी ने, ब्रूनर ने और गेने ने। तो ये दिया है आशुबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत का पक्ष नहीं है। अंतर्दर्शी चिंतन को महत्व, विषय की संरचना को महत्व, सामाजिक व व्यक्तिगत संबद्धता, वातावरण के संगठन को महत्व। यानी ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत का पक्ष है वो नहीं है। तो इसका आंसर होगा वातावरण के संगठन को महत्व है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती? तो इसके अंदर ऑप्शन है अनुच्छेद 59(1), 59(2), 59(3), 59(4). तो इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा 59(4). नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति किसी एक सदन में भी अभिभाषण कर सकता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में होता है। तो अब इसके अंदर हमें बताने हैं कि उपयुक्त में से सही कथन है वो कौन सा है। तो इसके अंदर जो उपयुक्त दोनों कथन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में परिभाषित करता है। तो इसमें सत्य पूछा है तो सत्य हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही कौन से हैं वो हमें बताने हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसका उल्लंघन दंडनीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का कर्तव्य प्रदान करता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत ध्वज अपमान दंडनीय अपराध है। तो सही कथन बताए हैं तो सही है वो ऑप्शन नंबर, ये कथन 2 व 3 है वो सही है। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो निम्न किन पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग है इन सब से परे हो। 3 नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। तो मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित अधिकार नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है, वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्थायित्व का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का, धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में करने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 क में किया गया है? 15(4), 16(3), 32(3), 33, 34, 29 और 2। तो इसके अंदर जो हमें बताना है तो उसके अंदर ऑप्शन होगा 1 नंबर बी, सी, डी और ई। 35 क के अंदर जो किया गया है वो इन चारों का किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ा गया, परंतु इसमें भारत की प्रभुता और अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 12वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो ये जो जोड़ा गया है ये 16वां संविधान संशोधन है, उसके अंदर जोड़ा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है? लोगों के पोषाहार स्तर को बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, मादक पदार्थों हानिकारक औषधियों के उपयोग पर प्रतिषेध निषेध होता है वैसे, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो इसके अंदर हमें अनुच्छेद 47 के तहत बताना है। तो इसके अंदर कथन 1 व 2 आ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। राइट टू वर्क का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो राइट टू वर्क का जो संबंध संविधान के अनुच्छेद से है उसके अंदर ऑप्शन दिए है 15(4), 19(1), 39(f) और 41। तो राइट टू वर्क का जो है वो अनुच्छेद 41 के तहत अधिकार है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रमिक क्रम है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पामुल पृथ्वी, वेंकट नरसिंह राव। तो इनका हमें सही कालक्रम के अनुसार क्रम बताना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 नंबर ही इसका आंसर होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पामुल पृथ्वी, वेंकट नरसिंह राव। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही रेयर लोगों के ये क्वेश्चन है ये सही होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 352, 355, 356 और 360। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय द्वैध शासन के संबंध में सत्य है? हस्तांतरित विषय का कार्यभार मंत्रियों को सौंपा गया था, संरक्षित विषयों का नियंत्रण गवर्नर इन काउंसिल के पास था, यदि किसी विषय पर संरक्षित और हस्तांतरित का विवाद हो तो अंतिम निर्णय गवर्नर का होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि केवल हस्तांतरित विषयों पर विधानसभा कानून बना सकती थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1, 2 और 3 नंबर कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारियों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? भारत की वित्तीय स्थिरता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के वैध हितों की रक्षा, कार्यपालिका में समान नागरिक संहिता लागू करना, यूनाइटेड किंगडम से आयातित वस्तुओं पर भेदभाव रोकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक ऑप्शन नंबर 1, 2 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर जनरल द्वारा हिज मेजेस्टी के नाम पर प्रयोग की जाती थी। संघ के सभी मंत्री जनरल की सलाह से नियुक्त होते थे। संघीय मामलों में कार्यपालिका शक्ति केवल संघीय सूची तक सीमित थी। तो इसके अंदर हमें सत्य बताने हैं। तो इसका आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर 3, तो केवल 1 व 3 इसके सत्य है वो होंगे। नेक्स्ट है कि 1919 अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन से विषय संरक्षित माने गए थे? कानून और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो इसका आंसर होगा कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किस प्रकार था? संघीय सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। यह भारत के संविधान में विषयों की तिहरी सूची का पहला उदाहरण था। तो इसके अंदर हमें बताना है कौन से हैं। तो इसके अंदर है ये चारों ही सही हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत का चयन है वो कीजिए। संविधान सभा की समितियां हैं एक साइड, दूसरी साइड है समिति के अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके अंदर हमें असंगत का चयन करना है, तो ये प्रारूप समिति जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं भारतीय संविधान में शामिल है? संसदीय शासन व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, विश्व शांति का समर्थक, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। तो इसके अंदर हमें सही है वो बताने हैं। तो इसका ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा, 1, 2, 3 व 4 इसके अंदर सभी है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में दक्ष पायलट की संज्ञा है वो दी थी? केवी राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। तो दक्ष पायलट की जो संज्ञा दी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में निम्न में से कौन सी महिला सम्मिलित नहीं थी? पूर्णिमा बनर्जी, अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका राय और गायत्री देवी। तो इसके अंदर जो सम्मिलित नहीं थी वो थी गायत्री देवी। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते थे? शूटिंग में, साइकिलिंग में, वुशु में और मुक्केबाजी में। तो सबसे ज्यादा जो पदक जीते थे वो वुशु के अंदर जीते थे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खोले गए तेरे मेरे सपने सेंटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। ये सेंटर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्री मैरिटल काउंसलिंग हेतु खोले गए हैं। राजस्थान में ये सेंटर बीकानेर व जोधपुर में खोले गए हैं। तो इसका आंसर केवल 1 है वो राइट होगा। राजस्थान क्रिकेट अकादमी द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु सीनियर पुरुष वर्ग का हनुमंत सिंह अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? महिपाल लोमरोड, कार्तिक शर्मा, मयंक अग्रवाल, मोहित चांगरा। तो
जो हनुमंत सिंह अवार्ड है सीनियर पुरुष वर्ग का, वो महिपाल लोमरोड को दिया गया है, राजस्थान क्रिकेट अकादमी के द्वारा महिपाल लोमरोड को दिया गया। अब हमें असंगत बताना है फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम और विभाग का। अटल ज्ञान के अंदर पंचायती राज विभाग, ये सही है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग, ये सही है। पंचगौरव योजना ग्रामीण विकास विभाग, ये सही नहीं है। कुसुम योजना ऊर्जा विभाग, ये सही है। तो असंगत युग्म पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट में आते हैं कि राजस्थान विधानसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन हमें करना है। एक साइड समिति है, दूसरी साइड अध्यक्ष है, तो हमें असंगत देखना है। तो लोक लेखा समिति टीकाराम जूली, सही है। कार्य सलाहकार समिति वासुदेव देवनानी, सही है। प्राकल समिति का बाबू सिंह राठौड़, ये गलत है। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण श्राफ, ये सही है। तो असंगत पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पंचायती उन्नति सूचकांक PAI में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की कौन सी पंचायत शीर्ष स्थान पर है, वो रही है। तो इसका आंसर होगा पिंडवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसमें पात्र युवाओं को एक बार यह सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि है, तो वो है 10,000 रुपए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन संस्थानों के सहयोग से 19 से 21 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है खेराबाद पंचायत समिति कोटा में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना की अवधि होगी 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष। तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो जरूर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कीजिए। और ज़्यादातर है वो लेडीज है जो वीडियो देख रही हैं, और वो है जो लगभग घर पे रह के तैयारी कर रही हैं, या कहीं छोटी मोटी कुछ ही एक है जो बाहर रहती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप लोग है वो लाइक ज़रूर करके जाएँ कि जिससे मुझे आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स पता लगे भी हज़ारों में लोग देखते हैं। अब लास्ट जो वीडियो है उसको 2000 प्लस लोग हैं वो देख चुके हैं, और लाइक है वो 100 ही आए हैं। तो इसलिए आप लाइक करेंगे तो मुझे ये रहेगा भी हाँ 100 लोग हैं वो सीरियस हैं। तो आप लोग ये जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ ये सब्सक्राइब का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और ये पीछे की जो वीडियो आ रही है इस बॉक्स में वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।